39। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस से 20 किलोमीटर दूर एक सच्चा ड्रैगन प्रकट हुआ जिसने उग्र युद्ध को विराम दे दिया। आदित्यनंद, जो कुछ समय से मानसिक अस्तव्यस्तता में था, अचानक अर्जुन की चेतावनी अपने मन में सुनकर सचेत हुआ और तुरंत खुद को संभालते हुए प्राणेश की ओर मुड़कर चिल्लाया, आज यही तुम्हारी कब्रगाह होगी। जैसे ही उस युवा के शब्दों का जवाब देते हुए ड्रैगन ने एक बार फिर गर्जना की और एक विशाल स्वर्णिम तीर की तरह सीधे प्राणेश की ओर बढ़ा। प्राणेश ने लापरवाही नहीं दिखाई और तुरंत अपने संत ग्रेड निम्न स्तरीय आर्टिफैक्ट प्रोफाउंड आइस स्वॉर्ड को बुलाया। जब यह आर्टिफैक्ट उसके हाथ में प्रकट हुआ, प्राणेश का आभामंडल तुरंत बढ़ गया और उसके शरीर से एक हिमशीतल ठंडक फैलने लगी जो उसके प्रोफाउंड आइस स्वॉर्ड के आभामंडल से मेल खा रही थी, मानो दोनों एक ही इकाई में विलीन हो गए हों। स्वर्ण ड्रैगन के पास पहुंचने से पहले ही प्राणेश ने अपने प्रोफाउंड आइस स्वॉर्ड को घुमाया और संत ग्रेड लंबी तलवार से एक चमकदार हिमीली तरंग बाहर फेंकी। प्राणेश के आसपास से एक बर्फीली ठंडक फैल गई, मानो एक भीषण शीतकालीन तूफान आ गया हो जिसने आसपास के 1000 मीटर के दायरे में तापमान को अचानक गिराया। संत ग्रेड निम्न स्तरीय आर्टिफैक्ट से निकली तलवार की तरंगे स्वर्ण ड्रैगन की ओर प्रभावशाली गति से बढ़ी। विशाल स्वर्ण ड्रैगन ने बचने का कोई प्रयास नहीं किया और सीधे तलवार की तरंगों से टकरा गया। ची ची ची, चिंगारियां बिखर गईं जब असंख्य बर्फीली तलवार की किरणें ड्रैगन के स्वर्णिम पंखों पर गिरी, लेकिन प्रचंड गर्मी के आभामंडल के संपर्क में आते ही प्रोफाउंड आइस स्वॉर्ड के सभी हमले पानी की बूंदों की तरह एक उग्र अग्नि में समा गए। ये देखकर प्राणेश की आंखें सिकुड़ गईं और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। फ्रोजन नेदर केव हेवन की विशेषता बर्फीले गुणों वाले गुप्त कलाओं और मार्शल कौशल में थी। इतनी तीव्र जलती हुई ऊर्जा वाले एक सच्चे ड्रैगन से लड़ना एक चूहे का बिल्ली से सामना करने जैसा था। इस स्थिति में प्राणेश प्रोफाउंड आइस स्वॉर्ड की पूरी शक्ति का 80% भी नहीं दिखा पा रहा था। प्राणेश के पास अन्य तरीके भी थे, लेकिन वह उन्हें स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि स्वर्ण ड्रैगन के जलते हुए आभामंडल के प्रभाव में उसके शरीर की शक्ति अब सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रही थी, इसलिए उसके तकनीकों के विफल होने की संभावना काफी बढ़ गई थी। सच्चा ड्रैगन उसके सामने आ गया और अपना विशाल मुंह खोल दिया, जिससे प्राणेश चिल्लाया और अपनी लंबी तलवार घुमाते हुए स्वर्ण ड्रैगन की ओर एक विशाल तलवार की किरण भेजी। उसका यह कदम केवल खुद को भागने के लिए पर्याप्त समय खरीदने का प्रयास था। एक 9वें क्रम के मॉन्स्टर सम्राट का सामना करते हुए प्राणेश स्वीकार कर चुका था कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी होने लायक नहीं था। दूसरे पक्ष की महिमा सचमुच अविचलनीय थी, अगर वह उसके साथ उलझता रहा तो निश्चित रूप से मर जाएगा। इस राक्षस के सामने प्राणेश ने महसूस किया कि वह जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर चल रहा था। लेकिन उसने कैसे सोचा होगा कि उसकी तलवार की लहर वास्तव में स्वर्ण ड्रैगन के आक्रमण को रोक नहीं पाएगी, या उसे एक पल के लिए भी रोक नहीं पाएगी। प्राणेश का भौं तन गया, उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अगर यह स्वर्ण ड्रैगन वास्तव में एक 9वें क्रम का मॉन्स्टर था तो उसके लिए इसे रोकना असंभव होता। अधिक बारीकी से जांच करने पर प्राणेश ने पाया कि हालांकि इस स्वर्ण ड्रैगन का आभामंडल और प्रभावशाली तरीका वास्तव में अद्भुत था, लेकिन इसके शरीर के भीतर की शुद्ध शक्ति उससे मेल नहीं खा रही थी। प्राणेश को इस स्वर्ण ड्रैगन से आने वाली ऊर्जा की तरंगें मूल रूप से अपने ही स्तर की लग रही थी, संभवतः कुछ कमजोर भी। आंखें संकीर्ण करते हुए प्राणेश ने भागने का प्रयास बंद कर दिया और इसके बजाय इस स्वर्ण ड्रैगन से लड़ने के लिए एक के बाद एक तरीके प्रदर्शित करने लगा। ड्रैगन सम्राट की शक्ति को फिर से अपने पूरे वैभव में देखकर चंद्रपाल, जो श्वेतांश के साथ अपनी लड़ाई में नुकसान में था, भी प्रेरित हुआ और जल्दी से अपने प्रतिद्वंद्वी पर पलटवार किया। ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के सभी मास्टर्स भी उत्तेजित हो गए। उनकी आंखों में मूल अंधकार के स्थान पर एक उत्साही चमक आ गई। ऐसा लग रहा था कि वे अपने संप्रदाय का उज्ज्वल भविष्य पहले से ही देख रहे थे और अब निडर होकर फ्रोजन नेदर केव हेवन के आक्रमणकारियों के खिलाफ जवाबी हमला कर रहे थे, उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे थे। सिल्वर लीफ की रोशनी की परिधि में सुरक्षित आदित्यनंद युद्ध के मैदान को देख रहा था। अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए वो मन ही मन स्वर्ण ड्रैगन का समर्थन कर रहा था। हालांकि उसके मन में थोड़ी भ्रम की स्थिति थी। वो सोच रहा था कि सीनियर अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से प्रकट न होकर दुश्मन का सामना करने के लिए ड्रैगन सम्राट की विरासत का उपयोग क्यों किया। उसके विचार में सीनियर अर्जुन की वास्तविक क्षमता के साथ अगर वह प्रकट होता तो वह आसानी से प्राणेश और अन्य आक्रमणकारियों को पीट सकता था। आदित्यनंद की दृष्टि और अनुभव अधिक नहीं था, इसलिए वह नहीं समझ पा रहा था कि अर्जुन वास्तव में एक नव पदोन्नत 3रे क्रम का ट्रांसेंडेंट था। एक छोटी लेकिन उग्र लड़ाई के बाद प्राणेश अचानक हंस पड़ा। पता चला कि यह विशाल कीड़ा केवल औसत दर्जे का है। हा हा हा। जब स्वर्ण ड्रैगन पहली बार प्रकट हुआ था, प्राणेश वास्तव में डर गया था। आखिरकार वह एक पौराणिक 9वें क्रम के मॉन्स्टर सम्राट का सामना कर रहा था, लेकिन अब उसने निर्धारित कर लिया था कि इस स्वर्ण ड्रैगन की वास्तविक शक्ति अधिक से अधिक उसके अपने स्तर की थी। इसका मतलब था कि उसके पास इसका विरोध करने की शक्ति थी, इसलिए उसने अब कोई संयम नहीं दिखाया और हमलों की बौछार करते हुए ड्रैगन के स्वर्णिम पंखों पर प्रहार करने लगा।
ये स्वर्ण ड्रैगन स्पष्ट रूप से पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था और केवल एक प्रारंभिक अवस्था के 8वें क्रम के मॉन्स्टर की तरह शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। इस निर्णय पर पहुंचकर प्राणेश शांत हो गया। प्रोफाउंड आइस स्वॉर्ड से निकली ठंडी ऊर्जा स्वर्ण ड्रैगन की गर्म ऊर्जा से सीधे टकराई। दोनों ने एक दूसरे को निष्क्रिय कर दिया और एक धुंध की लहर पूरे आकाश में फैल गई, जिससे दूर खड़े लोगों के लिए युद्ध के अलावा कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। केवल प्रकाश की चमक दिखाई दे रही थी। धुंध की परत के अंदर जैसे ही प्राणेश और स्वर्ण ड्रैगन बार बार एक दूसरे से टकराए, पूर्व ने बाद वाले के चेहरे पर लगभग मानवीय भाव देखे। कुछ समय पहले से प्राणेश ने महसूस किया था कि एक मॉन्स्टर से लड़ने के बजाय वो किसी अन्य व्यक्ति से लड़ रहा था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, प्राणेश ने भी पाया कि इस स्वर्ण ड्रैगन की गतिविधियां तेज और परिष्कृत होती जा रही थी, मानो ये तेजी से मजबूत हो रहा हो, उस पर अधिक से अधिक दबाव डाल रहा हो। हर बार जब अत्यधिक तेज ड्रैगन के पंजे उसकी ओर बढ़ते, प्राणेश को एक भ्रम होता कि वे अंतरिक्ष को चीर रहे हैं, जिससे उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ प्राणेश ने जबरदस्ती खुद को शांत किया और अपनी शक्ति को प्रोफाउंड आइस स्वॉर्ड में चैनल किया, जिससे यह एक चमकदार प्रकाश छोड़ने लगा। अगले ही पल अपनी लंबी तलवार की नोक पर प्राणेश ने एक विशाल बर्फ की कील को संघनित किया और उसे स्वर्ण ड्रैगन की ओर उड़ा दिया। इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अपरिहार्य हमले का सामना करते हुए स्वर्ण ड्रैगन ने कोई डर नहीं दिखाया, अपना विशाल मुंह खोला और एक जलती हुई स्वर्णिम ऊर्जा की किरण बाहर फेंकी। होंग! विपरीत गुणों वाली ऊर्जा के दो द्रव्यमान एक दूसरे से टकराए और प्रकाश के एक शानदार प्रदर्शन में विस्फोटित हो गए, जिसने आसपास के सभी लोगों को अंधा कर दिया। हालांकि जलती हुई ऊर्जा की किरण शुद्धता और घनत्व के मामले में जीत गई, इसलिए बर्फ की कील को पिघलाने के बाद इसकी शेष गति बिना किसी रुकावट के प्राणेश की ओर बढ़ी। प्राणेश का रूप बेचैन हो गया। जब उसने तुरंत बचने का प्रयास किया, तभी अचानक उसके मन में एक व्यंग्यात्मक आवाज गूंज उठी। इस अप्रत्याशित संचार से चौंककर प्राणेश के आंदोलन ठहर गए जब उसने पास ही स्वर्ण ड्रैगन की ओर आश्चर्यचकित नजर से देखा। जब उसे होश आया, तब तक बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। स्वर्णिम ऊर्जा की किरण, जो अभी भी इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास के वातावरण को विकृत कर रही थी, सीधे प्राणेश से टकरा गई, जिससे उसने एक दयनीय चीख निकाली। जल्दी से अपने शरीर से ठंडी ऊर्जा की एक लहर बाहर निकालते हुए प्राणेश ने जलती हुई ऊर्जा से हुए नुकसान को ऑफसेट करने की पूरी कोशिश की। एक पल बाद स्वर्णिम ऊर्जा किरण से बाहर कूदने के बाद प्राणेश की सांसें अस्त व्यस्त थीं। हालांकि वह घातक रूप से घायल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी दाढ़ी और बाल पूरी तरह से जल चुके थे और वह परेशान दिख रहा था। अपनी आंखें वापस स्वर्ण ड्रैगन की ओर मोड़ते हुए प्राणेश ने उस पर खुले तौर पर घृणा से देखा। जिस आवाज ने उसकी एकाग्रता को भंग किया था, वह उसे सामने वाले स्वर्ण ड्रैगन द्वारा प्रेषित की गई होगी, जिससे उसे एक ऐसा झटका लगा जिसे वह टाल सकता था। हालांकि जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वह ये थी कि उसने जो आवाज सुनी थी, वह बहुत मानवीय थी, मानो किसी मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति से थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम सच में ड्रैगन सम्राट हो। चूंकि तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की है, आज तुम्हें मरना ही होगा। प्राणेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपना प्रोफाउंड आइस स्वॉर्ड हवा में उछाल दिया। लंबी तलवार तुरंत हवा में एक विशाल विचित्र आकार के मॉन्स्टर में बदल गई, जो स्वर्ण ड्रैगन के आकार के बराबर थी, और स्वर्ण ड्रैगन की ओर बढ़कर उससे उलझ गई। एक भयंकर ड्रैगन की गर्जना गूंज उठी जब 100 मीटर लंबा स्वर्ण ड्रैगन हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा, लेकिन अंततः रूपांतरित प्रोफाउंड आइस स्वॉर्ड के बंधन से बच नहीं पाया। प्राणेश ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने हाथों में एक हड्डी को ठंडा कर देने वाली ऊर्जा को केंद्रित किया और आगे बढ़कर स्वर्ण ड्रैगन के पेट पर एक जोरदार दोहरा प्रहार किया। स्वर्णिम पंख, जो अब तक किसी भी प्रकार के हमले के लिए अभेद्य थे, इससे बचाव नहीं कर पाए और सीधे टूट गए, जिससे प्राणेश के हाथ स्वर्ण ड्रैगन के मांस में धंस गए। जब प्राणेश ने अपने हाथ बाहर निकाले, तो एक गहरे लाल रक्त के साथ स्वर्णिम चमक बाहर छिटक गई। हाँ हाँ हाँ, प्राणेश पागलों की तरह हंसा। युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार था जब उसने दूसरे पक्ष को चोट पहुंचाने में सफलता पाई थी, जिससे उसे जीत की आशा दिखाई दी। स्वर्ण ड्रैगन के जवाबी हमले का इंतजार किए बिना वह जल्दी से पीछे हट गया और व्यंग्य किया, तुम सोचते हो कि सिर्फ इस विशालकाय शरीर के कारण तुम अजेय हो? भोले! इन शब्दों को सुनकर स्वर्ण ड्रैगन पूरी तरह से चिढ़ गया और उसका विशाल शरीर वास्तव में मुड़ने और विकृत होने लगा, फिर तेजी से सिकुड़ने लगा। ऐसा करने पर यह तुरंत प्रोफाउंड आइस स्वॉर्ड के उलझाव से बच निकला। प्राणेश एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई मॉन्स्टर अपने शरीर का आकार स्वतंत्र रूप से समायोजित कर सकता है। वो मानव रूप प्राप्त कर चुके मॉन्स्टर्स के बारे में जानता था, लेकिन उसके सामने का दृश्य उसके ज्ञान से कहीं अधिक था। उसे होश में आने का इंतजार किए बिना अब काफी छोटा हो चुका स्वर्ण ड्रैगन प्राणेश की ओर बढ़ा और अपने तेज पंजों से उस पर वार किया, जिससे उसके बाल खड़े हो गए। प्राणेश ने जल्दी से पाया कि हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी के शरीर का आकार सिकुड़ गया था,
लेकिन उसका प्रभावशाली आभामंडल और गति बिल्कुल नहीं बदली थी। हालांकि सबसे बुरी बात यह थी कि आकार कम होने के बाद यह तेज और फुर्तीला हो गया था। अचानक स्वर्ण ड्रैगन के पास कई स्वर्णिम ऊर्जा की जंजीरें प्रकट हुईं, जिन्होंने प्राणेश के आसपास के स्थान को सील कर दिया, उसे जगह में फंसा दिया। साथ ही एक विशाल स्वर्ण भाला हवा से प्रकट हुआ, जो स्वर्ग को नष्ट करने वाली शक्ति लेकर आया। जीव जीव जीव। एक पल में यह भाला मानो अंतरिक्ष को पार कर गया और प्राणेश की ओर बढ़ा। असंभव! प्राणेश चिल्लाया। उसकी दृष्टि अभी भी काफी अच्छी थी, इसलिए वह एक नजर में बता सकता था कि क्या ये जंजीरें थी जो उसे बांध रही थी या प्रभावशाली भाला जो उसे भेदने की कोशिश कर रहा था। दोनों ही अत्यंत गहन मार्शल कौशल थे। एक मॉन्स्टर ऐसे उत्कृष्ट मार्शल कौशल कैसे प्रदर्शित कर सकता था? एक जोरदार चीख के साथ प्राणेश किसी तरह अपने शरीर को एक तरफ फेंकने में सफल रहा, जिससे वह स्वर्ण भाले से बाल बाल बच गया, लेकिन उसे घेरने वाली जंजीरों से बच नहीं पाया। जब उसने अपनी बेताब छलांग लगाई, प्राणेश ने अनजाने में स्वर्ण जंजीरों में से एक को छू लिया और अचानक महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो गया, मानो उसके सिर पर एक पहाड़ रख दिया गया हो। यहां तक कि उसकी आत्मा भी कैद होने के संकेत दिखाने लगी। हालांकि यह एहसास केवल एक पल के लिए रहा, लेकिन दो समान रूप से मेल खाते हुए मास्टर्स के बीच की प्रतियोगिता में थोड़ी सी भी खाई लड़ाई के परिणाम को बहुत प्रभावित कर सकती थी। अध्याय 840। यदि प्राणेश कभी 9 आकाश पवित्र भूमि गया होता या वहां के पुराने पवित्र स्वामी से मिला होता, तो वह इन दो मार्शल कौशलों को तुरंत पहचान लेता। आकाश बंधन श्रृंखला और दंडात्मक आकाश भाला। ये दोनों 9 आकाश दिव्य कौशलों में से थे। पहला न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बांधने में सक्षम था, जबकि दंडात्मक आकाश भाला मारने की क्षमता में अद्वितीय था। प्राणेश को इन दिव्य कौशलों की भयावहता का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने अपने चारों ओर फैली आकाश बंधन श्रृंखला पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जब उसने अनजाने में इसे छू लिया तो उसकी आत्मा झटके से कांप उठी, जिससे उसके विचार धुंधले हो गए और उसकी गतिविधियां मंद पड़ गईं। श्रृंखलाओं से जकड़े हुए और भाले का पीछा करते हुए प्राणेश तुरंत एक खतरनाक स्थिति में फंस गया। प्राणेश लगातार इधर उधर भागता रहा, लेकिन वह इस घेरे से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। जैसे ही प्राणेश दबाव महसूस कर रहा था, सिकुड़ी हुई स्वर्ण ड्रैगन ने एक बार फिर कार्रवाई की और जलती हुई सुनहरी ऊर्जा की एक किरण छोड़ी। प्राणेश चिल्लाया और उसने तुरंत अपनी शुद्ध ऊर्जा को रक्षा के लिए खड़ा किया। क्षण भर में प्राणेश की जल्दबाजी में बनाई गई शुद्ध ऊर्जा रक्षा टूट गई और फट गई। दो स्वर्ण ड्रैगन के पंजे अचानक बाहर निकले और प्राणेश की छाती के दोनों ओर घुस गए, तुरंत विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। प्राणेश की आंखें लाल हो गई क्योंकि उसने मृत्यु की छाया को महसूस किया, समझ गया कि वह इस आपदा से बच नहीं पाएगा और चिल्लाया, यह इतना आसान नहीं होगा। अपनी शुद्ध ऊर्जा को पागलों की तरह धकेलते हुए प्राणेश ने सभी रक्षा छोड़ दी और स्वर्ण ड्रैगन की ओर हमलों की झड़ी लगा दी। लगता था कि उसने इस आखिरी हताश हमले में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। प्राणेश ने मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति खो दी और उसका शरीर निस्तेज हो गया। गहरे लाल रक्त ने सुनहरी चमक के साथ हर जगह छिड़काव किया, जबकि आकाश में एक बहरा ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। हुआ। प्राणेश का शरीर 2 हिस्सों में फट गया और उसका खून और अंग बाहर बिखर गए। एक भयानक दृश्य देखने को मिला। जिन क्षत्रियों ने ड्रैगन की गर्जना सुनी, उन्होंने ऊपर देखा और यह खूनी तस्वीर देखी। संप्रदाय मालिक मर गया। फ्रोजन नेदर गुफा स्वर्ग के स्वामी मूर्खतापूर्वक ऊपर से गिरते हुए मांस और खून की ओर देखते रहे। उन सभी का दिमाग सुन्न हो गया, मानो वे ऐसे परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। 1 घंटे से भी कम समय पहले प्राणेश ने निडर होकर उन्हें ड्रैगन फीनिक्स पैलेस पर आक्रमण करने के लिए नेतृत्व किया था, ये घोषणा करते हुए कि वे उस बच्चे को पकड़ लेंगे जिसने ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त की थी और उसे अपने फायदे के लिए फ्रोजन नेदर गुफा स्वर्ग में वापस ले आएंगे। लेकिन अब प्राणेश को अचानक प्रकट हुए स्वर्ण ड्रैगन ने सचमुच आधा फाड़ दिया था। एक संत क्षेत्र तक पहुंच चुका स्वामी इतने दयनीय ढंग से मर गया था। टोंग जुबान दुनिया भर में ऐसे कई स्वामी नहीं थे जो इस ऊंचाई तक पहुंचे थे, और उनमें से प्रत्येक ने कम से कम 1 या 200 साल तक कठिन तपस्या की थी। इन स्वामियों में से प्रत्येक के पास चौंकाने वाले तरीके और अत्यधिक उच्च क्षमता थी। जीवन रक्षक कार्डों का उल्लेख नहीं करना, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में वास्तव में लड़ाई में मरने वाले संत बहुत कम थे। कम से कम ड्रैगन फीनिक्स पैलेस या फ्रोजन नेदर गुफा स्वर्ग के क्षत्रियों में से किसी ने भी इसे अपनी आंखों के सामने नहीं देखा था। लेकिन अब ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना करना मुश्किल था, उनके सामने खेल रहा था। फ्रोजन नेदर गुफा स्वर्ग में केवल 2 संत क्षेत्र के स्वामी थे। उनमें से एक अभी मर चुका था और दूसरा वर्तमान में ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के पैलेस मास्टर द्वारा दबा दिया गया था। इसे देखकर फ्रोजन नेदर गुफा स्वर्ग के स्वामियों ने अपनी लड़ाई की भावना खो दी, जिससे उनकी गति गिर गई। 10 मीटर लंबे स्वर्ण ड्रैगन ने आकाश की ओर एक और जोरदार दहाड़ लगाई, मानो अपने घावों के दर्द को बाहर निकाल रहा हो और साथ ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो।
श्वेतांश का चेहरा मरियल हो गया और उसने चंद्रपाल से लड़ना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह और प्राणेश दोनों पहले क्रम के संत थे, फिर भी वह प्राणेश से कुछ कमजोर था। स्वर्ण ड्रैगन द्वारा प्राणेश को मारे जाने के गवाह बनकर श्वेतांश समझ गया कि उसके पास यहां जीत का कोई मौका नहीं था। पीछे हटो, श्वेतांश ने चिल्लाया, जल्दी से अपनी लड़ाई से पीछे हट गया और भागने लगा। तुम्हें लगता है कि मेरा ड्रैगन फीनिक्स पैलेस कोई ऐसी जगह है जहां तुम आओ जाओ जैसे चाहो? चंद्रपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। श्वेतांश का पीछा करते हुए एक शक्तिशाली वार किया। खून छिटक गया और श्वेतांश दूर चला गया, अपना एक हाथ पीछे छोड़ गया जो जल्द ही खून की धुंध में फट गया। चंद्रपाल रुक गया, अपना पीछा छोड़ते हुए सांस लेने के लिए हौंफने लगा। उसे पहले कुछ मामूली चोटें आई थीं, लेकिन ड्रैगन सम्राट की शक्ति के प्रकट होने के कारण उसने दर्द के बावजूद लड़ाई जारी रखी थी। अब वो थक चुका था। शेष फ्रोजन नैदर गुफा स्वर्ग के स्वामियों ने श्वेतांश को भागते देखा और अब वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। सभी घबरा गए और भागने लगे जैसे आवारा कुत्ते हों। अब तक चंद्रपाल के पास ड्रैगन सम्राट का प्रतीक स्वर्ण ड्रैगन को अच्छी तरह से देखने का समय था। उसकी नजर उस पर गहरी और गंभीर श्रद्धा से भर गई। हालांकि चंद्रपाल ने कुछ अजीब देखा। स्वर्ण ड्रैगन ने प्राणेश को आधा फाड़ने के बाद वह गतिहीन हो गया और उसकी विशाल आंखों में एक विचारशील भाव दिखाई दिया, मानो वह अभी अभी हुई लड़ाई पर विचार कर रहा हो, उस अंतर्दृष्टि को पचा रहा हो जो उसे प्राप्त हुई थी। अपना सिर हिलाते हुए चंद्रपाल ने खुद को समझाया कि वह बस बहुत ज्यादा सोच रहा था। एक पल बाद स्वर्ण ड्रैगन ने फिर से हरकत की, सुनहरी रोशनी की एक धारा में बदल गया और आदित्यनंद की ओर बढ़ गया, फिर रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। उसी समय आदित्यनंद और शशांक वर्मा की रक्षा करने वाला प्रकाश चक्र वापस ले लिया गया। चंद्रपाल ने अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया और जल्दी से अपने थके हुए शरीर को आदित्यनंद की ओर खींच लिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, आदित्यनंद ने सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठी बंद की और झुककर नमस्कार किया। पैलेस मास्टर को नमस्कार। शशांक वर्मा ने भी जल्दी से अभिवादन किया। चंद्रपाल जोर से हंसा, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के ड्रैगन सम्राट हो और मुझे तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। तुम इतने विनम्र होकर केवल मेरे लिए चीजों को मुश्किल बना रहे हो। आदित्यनंद का चेहरा अजीब सा हो गया क्योंकि उसने अपना सिर खुजलाया, नहीं जानता था कि उसे क्या कहना चाहिए, जिससे उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। केवल वही वास्तव में समझता था कि अभी अभी क्या हुआ था। एक पल पहले उसने केवल एक उपस्थिति दर्ज कराई थी और कुछ शब्द कहे थे। वास्तव में प्राणेश को मारने वाला वरिष्ठ अर्जुन था और इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा वरिष्ठ अर्जुन ने लड़ाई के दौरान उसकी और उसके गुरु की रक्षा के लिए अपना कलाकृत छोड़ दिया था। चंद्रपाल ने आदित्यनंद को देखते हुए खुशी से मुस्कुराया, उसे हर पल के साथ और अधिक पसंद करने लगा। उसे गलतफहमी थी कि यह युवा ड्रैगन सम्राट बस विनम्र हो रहा था। मुझे भी लॉर्ड ड्रैगन सम्राट का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस नम्र की जान बचाई। यदि आपने तुरंत कार्रवाई नहीं की होती तो मुझे डर है कि स्वर्णप्रभा पहले ही। चंद्रपाल के चेहरे पर एक डरावनी अभिव्यक्ति थी। यदि अंतिम क्षण में चांदी का पत्ता उसकी रक्षा नहीं करता तो स्वर्णप्रभा निश्चित रूप से प्राणेश द्वारा मार दी गई होती। चंद्रपाल के लिए स्वर्णप्रभा उसका दूसरा हिस्सा थी, वह महिला जिसके साथ वह जीवन और मृत्यु साझा करता था। उनमें से प्रत्येक ने दूसरे को अपने अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण माना। आदित्यनंद ने स्वर्णप्रभा को बचाकर चंद्रपाल का हृदय से आभार अर्जित किया था। ये केवल वही था जो मुझे करना चाहिए था। आदित्यनंद ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, उसकी अजीब और असहाय भावना केवल मजबूत होती जा रही थी। युवा लड़के के शर्मीले रवैये को देखकर चंद्रपाल मुस्कुराया और सिर हिलाया। लॉर्ड ड्रैगन सम्राट ने अभी एक कठिन लड़ाई का अनुभव किया है और निश्चित रूप से बहुत थक गए होंगे। एल्डर शशांक, लॉर्ड ड्रैगन सम्राट को वापस सेक्ट ले जाइए ताकि वह आराम कर सके। मैं यहां रहकर लड़ाई के परिणाम को अंतिम रूप दूंगा। हाँ, शशांक वर्मा ने तुरंत सम्मानपूर्वक जवाब दिया और आदित्यनंद को वापस ड्रैगन फीनिक्स पैलेस की ओर ले गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, आदित्यनंद ने चारों ओर देखा, उसका चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया।